हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम ऑस्मो रेगुलेशन एंड मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी क्या होती है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है ये भी हमने पढ़ा। डिफरेंट काइंड ऑफ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, जैसे हमने डिवाइड किया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को भी हमने फर्दर डिवाइड किया था ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में, और डिफ्यूज़न को हमने डिवाइड किया था सिंपल डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में। इन सब को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया, जिसमें हमने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, एम्प्टी पोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी किया। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वैसा ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे एटीपी की खपत डायरेक्ट होती है। एटीपी जो है डायरेक्ट उसी पॉइंट पे खर्च होता है, ठीक है। इसको इसीलिए हम डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। चूँकि एटीपी की खपत डायरेक्ट होती है इसलिए इसको हम ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डायरेक्टली जो एटीपी है, मेटाबॉलिक एनर्जी जो है उसको यूज़ करता है मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के इधर से उधर भेजने के लिए। इट डायरेक्टली यूजेस मेटाबॉलिक एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, ठीक है। सो डायरेक्ट यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी for the transportation of molecules, across the membrane, ठीक है। डायरेक्ट यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। पहले हमने क्या बोला था कि पहले वाला जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था वहाँ पे जो एनर्जी खर्च हो रही थी वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए एनर्जी खर्च हो रही थी। यहाँ पे जो है एनर्जी डायरेक्टली जो प्रोसेस चल रहा होगा वहीं पे एटीपी जो है यूटिलाइज होगा, ठीक है। उसके बाद जो एंजाइम इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है उसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन एटीपेज कहते हैं, एटीपीएज, ठीक है। द एंजाइम विच कैरी आउट दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ट्रांस मेम्ब्रेन एटीपीएज। ये आप लिख लो, ट्रांस मेम्ब्रेन एटीपीएज, enzyme that carry out this kind of transportation. Enzyme that carry out this kind of transportation is ट्रांस मेम्ब्रेन एटीपीएज एंजाइम्स। ये ट्रांस मेम्ब्रेन एटीपीएज जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं एंजाइम के कारण मेम्ब्रेन के इधर से उधर जो है ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एटीपीएज पंप है वो है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप जो है वो एक प्रकार का एंजाइम लिंक्ड पंप है जो सोडियम को बाहर भेजता है, पोटेशियम को अंदर की तरफ लेके आता है। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो डायरेक्ट एनर्जी यूटिलाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे कई प्रकार के एटीपी डिपेंडेंट आयन पंप्स है। बेसिकली 4 प्रकार के हैं, पी क्लास, एफ क्लास, वी क्लास और एबीसी सुपर फैमिली, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें कि एटीपी डिपेंडेंट आयन पंप्स कौन कौन से हैं। एटीपी डिपेंडेंट
आयन पंप्स, ठीक है। मतलब वैसे पंप, वैसे आयन चैनल्स, वैसे आयन वाले पंप जो कि एटीपी पर निर्भर करते हैं अपने फंक्शनिंग के लिए। सो एटीपी डिपेंडेंट आयन पंप्स जो हैं बेसिक 4 प्रकार के हैं। सबसे पहली बात करें तो है पी क्लास पंप, पी क्लास पंप। फिर बात आती है पी क्लास के बाद वी क्लास पंप, फिर है एफ क्लास पंप, पी क्लास पंप, वी क्लास पंप, एफ क्लास पंप एंड फाइनली आता है एबीसी सुपर फैमिली। एबीसी सुपर फैमिली, ठीक है। पी, एफ और वी, ये जो 3 टाइप है, ये 3 टाइप जो है ये सिर्फ आयरन का, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। पी, एफ एंड वी क्लास पंप्स ट्रांसपोर्ट ओनली आयंस। ये 3 जो हैं ट्रांसपोर्ट्स ओनली आयंस। पी, वी और एफ क्लास जो है सिर्फ आयन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। जबकि एबीसी सुपर फैमिली की बात करें तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स दोनों। ट्रांसपोर्ट्स आयंस एज वेल एज स्मॉल मॉलिक्यूल्स। आयंस एज वेल एज स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो जो पी क्लास, वी क्लास और एफ क्लास के पंप होते हैं वो सिर्फ आयन के एक्सचेंज के लिए, आयन के ट्रांसफ़र के लिए काम आते हैं। पर जो एबीसी सुपर फैमिली है वो आयंस के साथ साथ छोटे कुछ और भी मॉलिक्यूल्स, कुछ और भी पार्टिकल्स हैं जिनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प आती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने सोडियम पोटेशियम पंप की। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूँ, नहीं लिखा तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सोडियम पोटेशियम पंप की। सोडियम पोटेशियम पंप की अगर अपन बात करें सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक। सोडियम पोटेशियम पंप जो है या फिर सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप, इसको आप सोडियम पोटेशियम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पंप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 2 जो एलिमेंट्स हैं सोडियम्स एंड पोटेशियम, इन्हीं का एक्सचेंज होता है, इन्हीं का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। एटीपीएज के द्वारा होता है तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप आप इसको बोल सकते हो। अब यहाँ पे है क्या, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो पूरा वर्क हो रहा है इससे हो क्या रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, ताकि रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। दिस पंप वर्क्स टू मेंटेन रेस्टिंग पोटेंशियल टू मेंटेन रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन किया जाता है सेल के। अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करें तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो होती है या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होती है वो एक तरह का एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आता है? जब सेल नॉन एक्साइटेड स्टेट में होता है, मतलब जब सेल जो है
उसमें कोई सिग्नल नहीं पास हो रहा है, ठीक है। जब सेल में किसी भी प्रकार का जब सेल में कोई सिग्नल आता है तभी तो वो फंक्शन करता है ना। तो जब सेल में किसी भी प्रकार का सिग्नल पास नहीं हो रहा है उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल और सेल के बाहर का, उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन द सेल इज इन नॉन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करें तो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रिकल potential difference, the electrical potential difference across the plasma membrane when the cell is in non-excitatory state, when the cell is in non-excited state. When the cell is in non-excited state, ठीक है। इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक। अब बात करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप की। मैकेनिज्म किसका क्या है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा होती है, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो सेल के बाहर ज़्यादा होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। एक सेल है, ऐसे ही समझ में आएगा, ठीक है। ये सेल है, सेल के बाहर जो है वो कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है? सोडियम की। सेल के बाहर सोडियम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेल के बाहर सोडियम है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और सेल के अंदर क्या है? पोटेशियम। सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा है और सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा है, और सेल के अंदर जो है वो पोटेशियम ज़्यादा है। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप का काम है, अच्छा ज़्यादा और कम का मतलब ये कि यहाँ पे भी पोटेशियम है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पोटेशियम नहीं है, पर सोडियम के मुकाबले पोटेशियम जो है कम है। पोटेशियम इधर भी है और सोडियम इधर भी है। पर पोटेशियम की संख्या सेल के अंदर ज़्यादा है, सोडियम की संख्या जो है सेल के बाहर ज़्यादा है। ठीक है, दिख रहा है? थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, पर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये मेम्ब्रेन को थोड़ा सा अपन मोटा कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये सेल मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाला हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन का, जो बाहर वाला हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन का, उसमें सोडियम की संख्या ज़्यादा है, पोटेशियम की कम है। अंदर वाला जो हिस्सा है उसमें पोटेशियम की संख्या ज़्यादा है, सोडियम की कम है। अब करना है यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्टेशन। अब इस चीज़ को आप देख लो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस against their concentration gradient। ठीक है, तो नॉर्मली क्या ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए? यहाँ पे अगेंस्ट लिखा हुआ है। नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन होता तो हमने डिफ्यूज़न में पढ़ा है कि आयन का किस तरह से क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब जहाँ पे संख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ से जहाँ संख्या कम है उस तरफ मूवमेंट होगा, यह हमने नॉर्मली पढ़ा था। पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मतलब जहाँ संख्या कम है वहाँ से ज़्यादा की तरफ जाएगा। तो इसमें मतलब क्या हो गया?
सोडियम की संख्या अंदर कम है और पोटेशियम की संख्या बाहर कम है, तो सोडियम की संख्या अंदर कम है इसलिए सोडियम जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। पोटेशियम की संख्या बाहर कम है तो अंदर की तरफ मूव करेगा। नॉर्मली होना इसका अपोजिट चाहिए, पर हो रहा है ऐसा। होना चाहिए था कि सोडियम अंदर आए और पोटेशियम बाहर जाए, पर हो रहा है क्या, सोडियम बाहर जा रहा है, जबकि बाहर ऑलरेडी बहुत सोडियम है फिर भी सोडियम जा रहा है, और अंदर बहुत पोटेशियम है फिर भी पोटेशियम अंदर आ रहा है। ठीक, इस चीज़ को अभी याद रखो, इतना सा याद रखो। इस तरह से ये फंक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप में होता क्या है, पहले ही हमने बता दिया कि रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन एक और बनाते हैं, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये बीच में बन रखा है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप किस तरह का होता है, तो यहाँ पे ये पंप बना हुआ है। अब इस पंप में देखो, एक चीज़ आपको याद रखनी है, सोडियम पोटेशियम पंप में 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम बाहर जाते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम अंदर आते हैं। ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है, इसलिए मतलब यहाँ पे एनर्जी भी जो है डायरेक्ट खर्च होगी। तो यहाँ पे 3 सोडियम जो है वो अंदर जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं। ये इस तरह से बन रखा है कुछ यहाँ पे पूरी तरह से स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं ऊपर वाला मिटाता हूँ थोड़ा। ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि यहाँ से दोनों तरफ से ये जुड़े हुए हैं, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। यहाँ 3 खंड दिख रहे हैं, ये 3 खंड में 3 सोडियम बैठेंगे और ये 2 प्लेसेस दिख रहे हैं पोटेशियम बैठेंगे। तो यहाँ पे मान लो ये एक सोडियम मॉलिक्यूल है और एक जो है वो पोटेशियम मॉलिक्यूल है। यहाँ पे सोडियम मॉलिक्यूल हो गया और ये पोटेशियम मॉलिक्यूल हो गया। ये सोडियम है, ये पोटेशियम है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज़ याद रखो, ये बाहर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पे सेल के बाहर वाला स्पेस है, यहाँ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के अंदर है। तो ये सेल के अंदर का हिस्सा है और ये सेल के बाहर का हिस्सा है पूरा। ठीक, तो सेल के अंदर क्या है ज़्यादा, पोटेशियम ज़्यादा है, सोडियम कम है, पर सोडियम को बाहर भेजना है। तो जैसे ही यहाँ पे ये अंदर की तरफ, ये देखो ये अंदर की तरफ खुला हुआ है और बाहर की तरफ से बंद है, अंदर से खुला हुआ है बाहर से बंद है। तो 3 सोडियम मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, 1 सोडियम, 2 सोडियम और ये तीसरा सोडियम। 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स जो है वो आके अपनी जगह पे बैठ गए। ठीक, जब सोडियम मॉलिक्यूल बैठते हैं तो यहाँ पे फिर एटीपी की भी रिक्वायरमेंट है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आया, इसने अपना एक फॉस्फेट जो है दे दिया, तो ये बच गया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसने अपना एक फॉस्फेट जो है वो दे दिया, तो यहाँ पे ये फॉस्फेट जो है आके बाइंड कर गया। जैसे ही ये फॉस्फेट आके बाइंड करता है इस पंप के इस गेट से, जैसे इस गेट से फॉस्फेट बाइंड करेगा वैसे इस गेट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर चेंज होगा मतलब ये गेट जो है ये ऊपर की तरफ से ओपन हो जाएगा और ये गेट जो है अंदर की तरफ से क्लोज हो जाएगा। ये गेट जो है अंदर की तरफ से क्लोज हो जाएगा, ऊपर की तरफ से ओपन हो जाएगा। जैसे ही ऊपर की तरफ से ओपन होगा ये जो सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं ये बाहर आ जाएंगे। ये 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स जो हैं बाहर आ गए। ठीक, सोडियम के मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए और बाहर पोटेशियम मॉलिक्यूल ऑलरेडी थे, वो पोटेशियम मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। अब सोडियम मॉलिक्यूल बाहर चले गए तो इनको मिटा दो। सोडियम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर चले गए तो ये जगह वापस से खाली हो गई। सोडियम मॉलिक्यूल बाहर चले गए, वो जगह खाली हो गई। पोटेशियम मॉलिक्यूल जैसे ही आके बैठेंगे यहाँ पे, पोटेशियम आके बैठ गया
ये एक पोटेशियम, ये दूसरा पोटेशियम। दोनों पोटेशियम जब आके अंदर बैठ गए तो जैसे ही पोटेशियम आके बैठेंगे ये फॉस्फेट यहाँ से हट जाएगा, और जैसे ही फॉस्फेट हट जाएगा वैसे ही इनका स्ट्रक्चर, जो गेट का स्ट्रक्चर है वो पहले जैसा हो जाएगा। ऊपर से जो है ये गेट बंद हो जाएंगे और अंदर से, ऊपर से ये गेट जो है बंद हो जाएगा और अंदर की तरफ से ये गेट वापस से खुल जाएगा और ये पोटेशियम जो है ये अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो इसमें हमने अभी तक क्या देखा कि ATP को यूटिलाइज़ करके दो मॉलिक्यूल सोडियम हम सेल के बाहर भेज रहे हैं, और 3 मॉलिक्यूल सोडियम हम सेल के बाहर भेज रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम जो हम सेल के अंदर लेके आ रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, सबसे पहला काम, ये सोडियम और पोटेशियम जो है, ये सोडियम को जो बाहर भेजा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बाहर भेजा जा रहा है तो अंदर नहीं आ रहा है। कैसे आ रहा है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स भी तो हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं ये सोडियम को अंदर लेके आ सकते हैं, तो सोडियम यहाँ से बाहर जाता है और यहाँ से वापस अंदर आ जाता है। ठीक है, सोडियम जो है बाहर जाता है और वहाँ से वापस अंदर आ जाता है। जब वहाँ से वो अंदर आता है तो अंदर आते समय सोडियम अपने के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स लाता है। ये सोडियम है और सोडियम के साथ अटैच होके H2O, वाटर के भी मॉलिक्यूल्स आते हैं। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर आते गए बिना चेकिंग के, तो सेल बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है अगर बहुत ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी हो गई। एक तो ये भी रीज़न है कि सोडियम को बाहर निकाला जाता है बार बार, और दूसरा रीज़न है कि इस पंप के कारण जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मेंटेन रहता है सेल का। सेल जब तक रिलैक्स फेज में रहता है तब तक ये जो पोटेंशियल है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये था आपका सोडियम पोटेशियम पंप। काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है सोडियम पोटेशियम पंप। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया या कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आपके क्लास का, उस पर आप पूछ सकते हैं। तो ये था आपका सोडियम पोटेशियम पंप या फिर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सबसे मेन टॉपिक जो है वो यही था। ठीक है, अब अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन और मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी का हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि डाइजेशन को स्टार्ट करें। उसका कोई इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा तो वो हम स्टार्ट करेंगे मंडे से। ओके, सो आज का वीडियो हम ओवर करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आप इनको नोट डाउन करिए, हमारे वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखते रहिए, तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।